हम लोग कल मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम मध्यकालीन भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में जो प्रारंभिक परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये मराठा से भी क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से, जो भी प्रश्न आए हैं, क्योंकि एक तरह से पाठ्यक्रम मैंने आपका प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का, ये तीनों भारत का जो है पाठ्यक्रम मैंने पूरा करा दिया है। तो आज जैसे कि मराठा जो थे वो मोडी लिपि का प्रयोग करते थे। मराठा कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे? मोडी लिपि का। इनका स्क्रिप्ट का नाम था मोडी। ठीक, पूछ सकता है, परीक्षा में पूछा गया है। जैसे मराठों ने सरअंजामी प्रथा शुरू किया था। सरंजामी प्रथा ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था था। मराठों ने सरंजामी प्रथा शुरू किया था। ये भू राजस्व था मराठा का। इसमें क्या होता था, जो मराठा जागीरदार होता था उनको जो है मतलब अपने कार्य निर्वहन के लिए जमीन दिया जाता था, तो उसी को सरंजामी प्रथा कहा जाता है। शिवाजी के बाद शासक बने संभाजी। शिवाजी के बाद शासक बने संभाजी 1680 में। संभाजी का समय बहुत ही संक्षिप्त रहा, 9 साल ये शासन किए। 1680 से लेके 1689 तक ये शासन किए। छत्रपति बने शिवाजी के बाद संभाजी। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब के बेटे अकबर को 1681 में संरक्षण प्रदान कर दिया। जब संरक्षण प्रदान कर दिया तो जब इस बात को औरंगजेब को पता चला तो संभाजी से काफ़ी क्रोधित हुआ और 1689 में संभाजी को मतलब फांसी दे दिया, संभाजी को मार दिया। संभाजी का राजनीतिक सलाहकार था कवि कलश। ये उज्जैन का ब्राह्मण था और दोनों को, संभाजी को और कवि कलश को, औरंगजेब ने भीमा नदी के किनारे मार दिया। औरंगजेब खुद नहीं मारा, अपने जो सेनापति, अपने जो सेनानायक को भेजकर मरवा दिया, है ना। उसके बाद संभाजी के बाद जो है शिवाजी के एक बेटा थे संभाजी, और शिवाजी के दूसरे बेटे थे एक राजा राम। उसके बाद राजा राम जो है शासक बने। राजा राम शासक बने। राजा राम का समय है 1689 से 1700 ईस्वी तक। 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक राजा राम शासक बने। और राजा राम भी मुगलों से लड़ते हुए 1700 ईस्वी में मारे गए। जब राजा राम मारे गए तो 1700 ईस्वी में राजा राम के बेटे शिवाजी द्वितीय शासक बने। शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष के थे, अबोध थे, तो इसलिए इनकी माँ जो थी, जो राजा राम की पत्नी हुई ताराबाई, वो जो है इनकी संरक्षिका बन गई शिवाजी द्वितीय का। इधर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के बाद जो बहादुर शाह प्रथम शासक बने, तो उन्होंने शिवाजी के पुत्र साहू को कैद से मुक्त कर दिया। फिर साहू जो है मुगल कैद से मुक्त होकर दक्षिण भारत में आया, तो उस समय ताराबाई का नियंत्रण था मराठा पर। फिर ताराबाई और साहू जी के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ और साहू जी जीत गए और ताराबाई जो है कोल्हापुर चली गई और वहीं से शासन करती रही। ये सब आगे मैंने चर्चा आधुनिक भारत में किया है, इसलिए यहाँ से चर्चा को मैं समाप्त कर देता हूँ। ठीक, तो ये एक तरह से मराठा आपका कंप्लीट हो गया। मराठा में अब कुछ बचा नहीं रह गया। अब हम लोग जैसे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली सल्तनत में बहुत से प्रकार के कर लगते थे, टैक्स लगते थे। जैसे उस्र जो था मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर। उस्र क्या था? मुसलमान से भूमि कर लिया जाता था। और यह भूमि कर जो होता था वो 9% से लेकर 10% तक होता था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था दिल्ली सल्तनत में, और यह 9% से लेकर 10% तक होता था। खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला
भूमि कर था, जो उत्पादन का 1/2 से लेके 1/3 तक था, है ना। उसके बाद खुम्स। खुम्स खुम्स जो है लूट पर लगता था। खुम्स जो है लूट पर जो जब दिल्ली सल्तनत की सेना लड़ती थी तो कुछ सामान लूटा जाता था, जो पराजित होता था उससे सामान लूटते थे सैनिक। तो सैनिक जब सामान लूटते थे तो उसमें नियम था कि 20% राजा को मिलता था और 80% सैनिक आपस में बांट लेते थे। 20% राजा को मिलता था और 80% युद्ध के हिस्सा में जो खुम्स होता था वो 80% सैनिक आपस में बांट लेते थे और 20% राजा को मिलता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के 3 शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये जो है 20% सैनिकों को दिया और 80% राज्य को या राजा के पास रहने दिया। लेकिन एफएसटी जो था, फिरोज शाह तुगलक था, वो जो था 20% अपने पास रखा और 80% सैनिकों में बांट दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ने 80% अपने पास रखा और 20% सैनिकों में बांट दिया। यही था खुम्स। जकात जो है मुसलमान मुसलमान धार्मिक कर देते थे और ये आय का 2.5% होता था। आय का 2.5% होता था। चरी कर भी लगता था जो मवेशी पर लगाया जाता था, घड़ी कर लगता था जो घर पर लगाया जाता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी भी लिया था। चरी कर और घड़ी कर अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। एक कर था हर के सर्व कर, ये सिंचाई कर था और जो 1/10 लिया जाता था। और एक था जंजीरी। जंजीरी जो था कसाई से लिया जाने वाला कर था। जंजीरी कसाई से लिया जाने वाला कर था। तो ये हो गया आपका शिवाजी के बारे में, जो भूमि संबंधी मुगल दिल्ली सल्तनत में जो भूमि जो कर थे विभिन्न प्रकार के, उसके बारे में मैंने चर्चा की। दिल्ली सल्तनत में कुछ हम विज्ञान और तकनीकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक है रहट। रहट सिंचाई के लिए प्रयोग होता था दिल्ली सल्तनत में। रहट जो है सिंचाई के लिए प्रयोग होता था दिल्ली सल्तनत में। लेकिन भारतीय ग्रंथ में रहट को अर्घट कहा गया। भारतीय ग्रंथ में रहट को अर्घट कहा गया है। और रहट जो है वो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया लिखित रूप में बाबरनामा में किया गया। बाबरनामा जो इसको मुगल बादशाह बाबर ने लिखा है, उसमें पहली बार रहट का प्रयोग है। ठीक है। और इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। बाबरनामा 16वीं शताब्दी की पुस्तक है। यह हो गया। उसके बाद ये चरखा वस्त्र उद्योग में चरखा का यांत्रिक प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहले इसामी ने फुतवा उल सलातीन में चरखा का प्रयोग किया है। 1350 ईस्वी में इसामी ने फुतवा उल सलातीन ग्रंथ में चरखा का प्रयोग किया है। और रेशम का कीट पालने की प्रथा भी रेशम की कीट पालने का प्रथा इसने दिल्ली सल्तनत में शुरू हुआ था कि रेशम का कीट पाल के रेशम उद्योग को काफ़ी डेवलप किया गया। कागज उद्योग जो है 13वीं शताब्दी में भारत में मुसलमान लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि अमीर खुसरो भी 13वीं शताब्दी के अंत में कागज के प्रयोग का वर्णन करता है। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जो समय सूचक उपकरण का प्रयोग करता था। ताश घड़ियाल नामक उपकरण से समय का पता लगाया जाता था। तो ये हो गया आपका विज्ञान और तकनीकी के बारे में। दिल्ली सल्तनत में लोग आर्थिक दृष्टि से विकसित थे। आर्थिक दृष्टि से विकसित थे। दिल्ली सल्तनत में लोग अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी। आयात निर्यात काफी होता था। विदेशों से सामान मंगाया भी जाता था, विदेशों में सामान भेजा भी जाता था। एक तरह से ये कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार की चौकी बनी होती थी। व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार का चौकी बनी रहती थी। उस चौकी पर क्या होता था, जो टैक्स होता था वो वसूला जाता था।
व्यापारिक चौकी का सबसे पहली बार वर्णन जो है तबकाते नासरी में, किस ग्रंथ में है? तबकाते नासरी में है। तबकाते नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है तबकाते नासरी। इस किताब में सबसे पहली बार व्यापारिक चौकियों का वर्णन है। पूछ सकता है कि व्यापारिक चौकियों का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी में किया। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट जो थे व्यापार के केंद्र थे, जैसे दिल्ली था, ठट्टा था, ठट्टा गुजरात में है, ठट्टा सिंध में, सॉरी, दिल्ली था, ठट्टा था, देवल था, सुरसूती था, अनिलवाड़ा था, सरहिंद था, सतगांव था, सोनारगांव था, सोनारगांव था, आगरा था, वाराणसी था, उसके बाद लाहौर था। ये सब जो थे इंपॉर्टेंट जो थे व्यापार के केंद्र थे। दिल्ली, ठट्टा, देवल, सुरसूती, अनिलवाड़ा, सरहिंद, सतगांव, सोनारगांव, आगरा, वाराणसी, लाहौर, ये सब प्रमुख व्यापार के केंद्र थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था देवल बंदरगाह। इतना ध्यान में रखिएगा। अनिलवाड़ा जो था, अनिलवाड़ा ये व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। अगर देवल व्यापारियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, तो वहीं अनिलवाड़ा जो गुजरात में ही है, वो व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। अनिलवाड़ा क्या था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। यहाँ पर प्रायः मुस्लिम व्यापारी अनिलवाड़ा में आते थे व्यापार करने के लिए। ये जो था व्यापारियों का तीर्थ स्थल था अनिलवाड़ा। और देवल जो था इंटरनेशनल पोर्ट था, है ना। अमीर खुसरो भी देवगिरी का काफ़ी बड़ाई करता है। अमीर खुसरो देवगिरी का काफ़ी बड़ाई करता है और कहता है कि यहाँ पर जो है रत्न उद्योग काफ़ी इंपॉर्टेंट था, रत्न उद्योग काफ़ी डेवलप था। और यहाँ का जो वस्त्र था उस पर रंग बिरंगे वस्त्र बनते थे, और इसकी तुलना अमीर खुसरो ने रंग बिरंगा फूल से किया है। तो ये दिल्ली सल्तनत में कुछ हम जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर मैंने चर्चा किया। अभी हम और भी मध्यकाल पर जो विगत सालों में प्रश्न आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। एक तरह से आपका जो संघ लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम था या राज्य लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम था प्रारंभिक परीक्षा का, प्रारंभिक भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का, वो मैंने समाप्त कर दिया। अब मैं मध्यकालीन भारत पर कुछ प्रश्नों पर, क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद।